हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम यहाँ पर रोज़ इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स देखते हैं। हम पढ़ रहे थे पहले, यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे हम। फंडामेंटल राइट्स में भी हमने कुछ राइट्स कर लिए थे, हमने 4 फंडामेंटल राइट कर लिए थे। आज हम 5th फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 29 एंड 30 के अंडर दिया हुआ है। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, हमें माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए बोलता है। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ जो वर्ड है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें आगे क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब अगर हमारी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न, कोई भी सेक्शन है जो सिटीजन्स का, जो हमारी सोसाइटी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है, उसे ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करके रख सकता है। अब इसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में तो बोला है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी के बारे में नहीं बोला। इसमें बोला है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब कोई भी, सभी के पास ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकता है। आर्टिकल 29 में नेक्स्ट बोला गया है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू any educational institution maintained by state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language of और एनी ऑफ देम। मतलब अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो या तो पूरी तरह स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा हो या उसको स्टेट के द्वारा एड मिल रही हो, वो किसी भी पर्सन को उसमें एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, या फिर एनी ऑफ देम में से। अब आर्टिकल जो 29 है, आर्टिकल 29 शोज दैट देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आर्टिकल 29 जस्टिफाइज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आर्टिकल 29 हमें हमारी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने का, उसे कंजर्व करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? स्टैब्लिश राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं और अपनी चॉइस से उसको चला सकते हैं। तो ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अब माइनॉरिटी है तो ओनली रिलीजन बेस पे नहीं है, रिलीजन बेस पे हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है तो वो रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के बेसिस पे है। तो all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। मतलब जो जितनी भी minorities हैं उन सभी को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकती हैं और उन्हें अपनी तरह से, अपनी मर्ज़ी से चला सकती हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी किन किन को माना गया? मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिज़्म, जैन एंड पारसीज जो हैं वो हमारे कंट्री में, हमारे इंडियन स्टेट में माइनॉरिटीज़ में है। ठीक है, अब इसके अंदर जो माइनॉरिटी जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि स्टेट है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट एड करके कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लैंग्वेज के बेसिस पे बना हो या रिलीजन के बेसिस पे बना हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 32 के अंदर। जो राइट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हमें एक और राइट दिया हुआ है। आर्टिकल 32 के अंदर जो राइट दिया हुआ वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं।
मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही एक ऐसा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि हमारे उन फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वॉयलेशन करता है तो हम फंडामेंटल राइट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये वही राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसमें ये है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हमें बाय दी अपील जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अब इसमें ये दिया है कि भाई फंडामेंटल राइट के अंदर ही हमें एक राइट दे दिया है कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का। जो ये आर्टिकल 32 है हमारे फंडामेंटल राइट में, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट आर्टिकल 32 जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब इसे कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं बदल सकता या हमारे इस फंडामेंटल राइट को कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक। अब इस फंडामेंटल राइट में अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो रिट इशू कर सकता है। रिट इशू करने की पावर उसके पास है, और ये रिट 5 टाइप्स की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। अब हम ये पांचों प्रकार की रिट्स को पढ़ेंगे। मतलब अब हम देखते हैं, देखो आर्टिकल 32 बोलता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट है, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू कर सकता है, ठीक है। वो रिट 5 प्रकार की होती है। अब ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हमारे हाई कोर्ट के पास भी है ये पावर रिट इशू करने की। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल के अंडर आती है और उसके पास कितनी पावर है। अब हम रिट्स पढ़ते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेट होने पर कितने प्रकार के रिट इशू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट को इशू कर सकता है। सबसे पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, मे यू हैव द बॉडी, मतलब कि हमारे सामने बॉडी को प्रस्तुत किया जाए, मतलब जो भी जहाँ भी है उसे हमारे सामने लाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, टू हैव द बॉडी। अब इसमें क्या है, हैबियस कॉर्पस में क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ बीन इलीगली डिटेन बाय पुलिस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल इशू, द इंडिविजुअल विल बी सेट फ्री। अगर कोई पुलिस है वो किसी भी पर्सन को इलीगली अगर डिटेन कर लेती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हैबियस कॉर्पस नाम की रिट को इशू करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पर्सन को फ्री कर दिया जाए। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ बीन illegally detained by executive or any other individual, then also habeas corpus will issue। मतलब यही नहीं है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ने डिटेन कर लिया है इलीगली तभी ही हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू होगी, नहीं। अगर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या फिर कोई अदर इंडिविजुअल भी किसी को इलीगली डिटेन करके रख लेता है तब भी सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू कर सकता है। अब इन हैबियस कॉर्पस लोकस स्टेंडाई डजंट अप्लाइड। अब हैबियस जो कॉर्पस है उसमें लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होता। लोकस स्टेंडाई मीन्स, अब इन हैबियस कॉर्पस लोकस स्टेंडाई डजंट अप्लाई नहीं होता। अब लोकस स्टेंडाई का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं। लोकस स्टेंडाई मीन्स ओनली एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन फाइल ए पिटिशन, द लोकस स्टेंडाई अप्लाइज, ठीक है। लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है कि जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है सिर्फ वही एक पिटिशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हैबियस कॉर्पस में ऐसा नहीं है। क्यों हैबियस कॉर्पस पे लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होती, क्यों, क्योंकि जिस पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कहाँ से करेगा, इसलिए उसका कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव्स उसकी जगह पे उसका लॉयर वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एनी अदर पर्सन फाइल ए केस ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन देन स्टेंडर्स लोकस स्टेंडाई डजंट अप्लाई। अब हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होती क्योंकि जो पर्सन एग्रीव्ड है वो तो इलीगली डिटेंशन में, तो वो पिटिशन फाइल कैसे करेगा, इसलिए उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन पिटिशन फाइल करेगा, इसलिए हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होती। अब हम देखते हैं सेकेंड रिट। सेकंड जो रिट है वो है मैंडेमस रिट। मैंडेमस जो रिट है वो
ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए इशू की जा सकती है, ना कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। हैबेस कॉर्पस में हमने देखा कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो की जा सकती है इशू, बट इंडिविजुअल के लिए भी की जा सकती है। बट मैंडेमस में ऐसा नहीं है, मैंडेमस ओनली फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए इशू की जाती है, ना कि प्राइवेट ऑफिशियल्स के लिए। अब हम देखते हैं, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इज डिस्चार्जिंग, नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन आर violated. The person can approach the Supreme Court and Supreme Court issued the mandamus and command not to violate the fundamental right of the citizen of the country. मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसके ड्यूटी करने से और ना करने से अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो पिटीशन पहुंच गई तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि आप इस हमारे कंट्री के सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करें। इफ़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज स्टेट, एनीबडी हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड कैन फाइल ए मैंडेमस। इसमें बोला है कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेटेड स्टेट है तो वो पर्सन फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है कि स्टेट के खिलाफ मैंडेमस रिट को इशू किया जाए। अब इस जो मैंडेमस जो रिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई अप्लाई, इसमें लोकस स्टैंडाई अप्लाई होती है, मतलब जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है वही जाकर ये पिटीशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन रिट में क्या है, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन विल इशूड अगेंस्ट ए जुडिशियल बॉडी, क्वासी ट्राइब्यूनल, कैट इफ़ दे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट। मतलब प्रोहिबिशन की जो हमारी रिट है वो सुप्रीम कोर्ट तभी इशू कर सकता है जब किसी जुडिशियल बॉडी या क्वासी ट्राइब्यूनल बॉडी या कैट ने उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट किया हो। हियर लोकस स्टैंडाई अप्लाई, यहाँ भी एग्रीव्ड पर्सन है वो ही ये पिटीशन फाइल कर सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड बाय जुडिशरी ओनली एंड ओनली इफ़ द केस इज स्टिल पेंडिंग। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो सुप्रीम कोर्ट तभी इशू कर सकता है जब वो केस किसी निचले कोर्ट में या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग हो। उस केस पे अगर वो सुनवाई पूरी हो गई है तो प्रोहिबिशन की रिट को इशू नहीं किया जा सकता। वो रिट तभी इशू होगा जब वो केस निचले कोर्ट में पेंडिंग हो। सुप्रीम कोर्ट्स आइदर ट्रांसफर दिस केस टू देमसेल्व्स और अदर हाई कोर्ट। अब ये रिट जब सुप्रीम कोर्ट इशू करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को या तो खुद के पास ट्रांसफ़र कर लेगा या हाई कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर देगा। हियर लोकस स्टैंडाई इज अप्लाई, हमने देख लिया कि यहाँ भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होगा। फोर्थ जो हमारा रिट है वो है सर्टियोरारी। अब इसके बारे में हम देखते हैं ये रिट कब सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। ओनली फाइल अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी, क्वासी ट्राइब्यूनल बॉडी। ठीक है, ये जो सर्टियोरारी जो रिट है वो भी हम ओनली एंड ओनली जुडिशियल बॉडी और क्वासी ट्राइब्यूनल बॉडी के खिलाफ ही इशू कर सकते हैं। लोकस स्टैंडाई अप्लाई, यहाँ भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होगा, मतलब ओनली एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल ए पिटीशन फॉर सर्टियोरारी writ। ठीक है, certiorari can be issued when the case is already over and the ruling is given by the कैट जुडिशियल बॉडी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। मतलब सर्टियोरारी जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तब भी इशू कर सकते हैं जब कि उनसे निचली जो कोर्ट है उसमें वो केस ओवर हो चुका है, उसने रूलिंग दे दी है। ठीक है, हमने प्रोहिबिशन में क्या पढ़ा, जब उस केस के ऊपर जो जजमेंट है, जो रूलिंग है वो पेंडिंग है, लेकिन सर्टियोरारी में जो रूलिंग है वो दी जा चुकी है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये सर्टियोरारी का रिट जो है वो इशू कर सकता है। इसमें भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होता है, मतलब ओनली एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल ए पिटीशन। नेक्स्ट फिफ्थ जो रिट है हमारी वो है कोरेंटो। को वारंटो का मतलब है व्हाट्स योर अथॉरिटी। ठीक है, को वारंटो कैन बी फाइल ओनली अगेंस्ट द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। को वारंटो जो रिट है वो ओनली अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस के, जिस पर्सन ने पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है ओनली उसके खिलाफ फाइल की जा सकती है। इफ़ द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज़ नॉट क्वालिफाई इनफ टू होल्ड दिस पोस्ट। मतलब हमें भाई कोई एक पब्लिक एम्प्लॉय है, वो पब्लिक गवर्नमेंट जॉब उसको मिल गई है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो जो पर्सन है उसने फ्रॉड तरीके से ये जॉब हासिल की है, तो हम उसके खिलाफ एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को वारंटो नाम की रिट इशू करेगा। लोकस स्टैंडाई डजंट अप्लाई, यहाँ लोकस स्टैंडाई अप्लाई नहीं होती है।
ठीक है। हमने अभी देखा कि आर्टिकल जो 32 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट को इशू करने का हक है। 5 तरह की रिट को इशू करने का हमने सारी देखी, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस रिट देखी हमने, मैंडेमस रिट हमने देखी, प्रोहिबिशन रिट हमने देखी, सर्टियोरारी रिट हमने देखी, फिफ्थ हमने देखी रिट को वारंटो रिट। अब हम देखते हैं कि जो रिट इशू करने की पावर है वो हाई कोर्ट के पास भी है। तो हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर और सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने की पावर में क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करता है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है, जबकि हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 226 के अंडर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट रिट तभी इशू कर सकता है ओनली इफ फंडामेंटल राइट्स आर वोलेटेड। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन के वॉयलेट हुए हैं या किसी पर्सन के वॉयलेट हुए हैं तब ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने के लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने का जो ज्यूरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट से कम है, मतलब नैरो है। क्यों नैरो है? हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है बोथ इन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट वायलेशन, चाहे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं या लीगल राइट वायलेट हुए, दोनों ही कंडीशन में जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है, उसके पास ये पावर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे रिट इशू कर सकता। हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैं रिट इशू नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट है उसकी पावर वाइडर होगी, क्योंकि वो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों के वायलेशन पे रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे रिट इशू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हम देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 पावर देता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स। आर्टिकल 33 हमारे पार्लियामेंट को हमारे राइट्स को मॉडिफाई करने की पावर देता है, ठीक है। अब जो ये राइट्स पार्लियामेंट मॉडिफाई करेगा आर्टिकल 33 के अंदर, वो हम देखते हैं क्या क्या। मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के राइट को मॉडिफाई करने की पावर देता है पार्लियामेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के जो राइट हैं उनको मॉडिफाई करने का राइट देता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के मेंबर्स को भी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उनके मेंबर्स के राइट्स को मॉडिफाई करने की भी राइट देता है हमारे पार्लियामेंट को। इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, पर्सन वर्किंग इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब इनको राइट्स क्यों देता है भाई? किसी दिन हमारी आर्म फोर्सेस अगर रिबेलियन पे उतर आई तो हमारी कंट्री का तो डेमोक्रेसी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि हम इन सभी जो नीचे अंडर चार्ज इन सभी के राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो पावर है इसको नॉट चैलेंज्ड ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ के लिए। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ, नॉट डिफाइंड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही आज तक हमारी कंट्री में ये मार्शल लॉ लागू किया। इफ़ इवन मार्शल लॉ इज़ इम्पोज ऑन द कंट्री टुमारो ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ मिलिट्री, अगर इन फ्यूचर हमें मार्शल लॉ को इम्पोज करने की नौबत भी आ गई तो वो ओनली तभी लगेगा मिलिट्री की एडवाइस पे, ना कि मिलिट्री खुद आकर तख्ता पलट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट ओनली हैज़ द पावर टू मेक लॉज टू इन्फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओनली पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो हमारे फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में लॉज बना सके, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। तो आज हमारे सारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।